अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मुझे यकीन है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के ईमान में होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की, यानी वर्क और एनर्जी की। और जानेंगे कि 9th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है वर्क और एनर्जी वाला, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो कि पंजाब बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की जो रिक्वेस्ट थी वो हमें हमज़ा मलक ने बहुत ज़्यादा बार की थी, आप लोग कमेंट में भी देख लो। तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि फ़िज़िक्स के किसी टॉपिक पर वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह है वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर, यानी हम लोग देखेंगे वर्क और एनर्जी वाले चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से हैं और उनका पूछने का जो अंदाज़ है बोर्ड के एग्ज़ाम में वो किस तरह का हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोग देख लोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आ। तो इस चैप्टर का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछा भी जाता है, वो है पेज नंबर 123। यानी आप लोग भी अपनी बुक का पेज नंबर 123 निकाल लें। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से वो ये है कि वर्क की तारीफ़ करें। यानी आप लोगों को ये आना चाहिए वर्क की तारीफ़ कि वर्क जो है फोर्स और फोर्स की सिमत में तय होने वाले डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। उसके बाद वर्क का हिसाबी फार्मूला भी पेपर में पूछा जाता है। तो आपने लिखना है कि वर्क बराबर है फोर्स ज़रब फासला के। और पेपर में ऐसी क्वेश्चन आएगा कि वर्क से क्या मुराद है, हिसाबी फार्मूला लिखें। उसके बाद नेक्स्ट इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है दोस्तों, आप लोग वर्क की ये तारीफ भी लिख सकते हो कि वर्क उस सूरत में होगा जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करेगी और वो जिस्म उस फोर्स की सिमत में कोई फासला तय करेगा। ये भी आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो। उसके बाद तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये है कि वर्क का इन्हसार किन चीज़ों पर होता है। तो आपने नोट कर लेना इस बात को कि वर्क की मकदार जो है फोर्स पर, फोर्स की सिमत में तय करदा डिस्प्लेसमेंट पर और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियानी जाविये पर इन्हसार करती है। यानी वर्क की मकदार इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 दरमियानी जाविया। तो एक जूल से क्या मुराद है ये भी पेपर में पूछा जाता है। एक जूल वो वर्क होता है जब 1 न्यूटन किसी जिस्म पर फोर्स अमल करती है और जिस्म फोर्स की सिमत में 1 मीटर तक हरकत करता है। तो ये आप लोग अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि एक वर्क से क्या मुराद है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, वो आप लोग नोट कर ले। एनर्जी की तारीफ, एनर्जी की तारीफ आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है कि किसी जिस्म के वर्क करने की जो सलाहियत होती है, किसी जिस्म के काम करने की जो सलाहियत होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में अक्सर कि एनर्जी की अक़साम के नाम लिखें। तो आप लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद हीट एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी, उसके बाद लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी की सब एनर्जी की किस्में हैं। इनको अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिएगा ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है ना कि एनर्जी की इकसाम के नाम लिखें तो आप लोग कम से कम 2 तो ज़रूर लिखोगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और अहम है जो कि है विंड के इस्तेमाल तहरीर करें। तो आपने अच्छे से याद रखना है कि जो विंड एनर्जी होती है उसके इस्तेमाल, यानी ये विंड मिल चलाती हैं, ये आपने नोट कर लेना है कि विंड मिल्स चलाती हैं और उसके बाद इनसे बागबानी कश्तियों को धकेला जाता है। ये सब जो है विंड एनर्जी के इस्तेमाल हैं। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से कम 2 इस्तेमाल तो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की तारीफ, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो आपने लिखना है कि किसी जिस्म में उसकी मोशन के बाहिस जो एनर्जी पाई जाती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है
और उसके अंदर जो उसकी हरकत की वजह से एनर्जी है। बाद ये आर्टिकल बहुत अहम है, काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है, हिसाबी फार्मूला अखज़ कीजिए। तो आप लोग ये मसावात जो है ना अच्छे से अखज़ करना जान लीजिएगा। अगर इसमें कोई मसला हुआ आपको अखज़ करने में तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए अपने चैनल पर आसान सी वीडियो इसकी बनाकर ज़रूर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ जो है वो अपने माइंड में अच्छे से बैठानी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी जिस्म में उसकी पोजीशन के बाहिस जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और इसका जवाब आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि तनी हुई कमान में जो एनर्जी होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये आप लोग इसका जवाब लिख दोगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करने की जो असाबी मसावात है वो भी अखज़ करना आनी चाहिए। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है, उसके हिसाबी मसावात अखज़ कीजिए। तो ये इसकी हिसाबी मसावात है, इसको अखज़ करना भी आप लोग अच्छे से जान लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में पहले भी आप लोग देख चुके हैं, उनके नाम अच्छे से रखिएगा याद। मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ़ कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और मिसाल दें। तो इसके जवाब में आपने लिखना है कि किसी जिस्म में उसकी मोशन पोजीशन या दोनों के बाहिस जो एनर्जी मौजूद होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इसकी किस्म देख लें, नदी में बहता हुआ पानी जो है इसकी मिसाल है। उसके बाद मुतहर्रक कार जो है, बुलंद किया हुआ हथौड़ा जो है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये इसकी मिसालें लिखी हुई। कोई 2 मिसाल आप लोग ज़रूर अपने माइंड में अच्छे से बैठा लोगे ताकि एग्जाम में आप लोग इसका दुरुस्त जवाब लिख के 2 में से 2 नंबर ले सको। हीट एनर्जी जो है इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। तो आप लोगों ने लिखना है कि हीट एनर्जी, देखिए थोड़ी देर के लिए सोचे किस जिस्म से खारिज होती है हीट एनर्जी, यानी जो गर्म जिस्म होते हैं ना उन ही से खारिज होती है। तो आप लोग लिखोगे कि हीट एनर्जी गर्म जिस्म से खारिज होती है। और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं, यानी जो जिस्म को रोकने की वजह बनती हैं, मोशन में जो जिस्म होता है उसको रोकने की वजह बनती हैं, उससे भी एनर्जी जो है ये हीट एनर्जी खारिज होती है। आप लोग अपने दोनों हाथों को रगड़िएगा और आप लोग देखोगे कि आपके हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आपके दोनों हाथों के दरमियान जो मोशन है उसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं उनकी वजह से हीट एनर्जी खारिज हुई है और जिससे आपके हाथ गर्म हो गए। उसके बाद यहाँ से हीट एनर्जी का सूरज सबसे बड़ा जरिया, ये भी आप लोग लिख दोगे। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा अहम है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इससे देखें जब बिजली चली जाती है तो आप लोग इसकी अहमियत जान सकते हो। कितनी डिवाइसेज हैं हमारे घरों में जिनको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चला रहे हैं और वो वर्क कर रही हैं। तो इसके बाद साउंड एनर्जी जो है इसको आप लोग एक बार पढ़ लोगे। लाइट एनर्जी को भी आप लोग एक बार पढ़ लोगे। मैकेनिक केमिकल एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। केमिकल एनर्जी जो भी आप लोग फूड खा रहे हो या फिर आप लोग गाड़ी के अंदर फ्यूल को जला रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी जलने का जो अमल है, गाड़ी के अंदर फ्यूल जलाते हो तो केमिकल रिएक्शन ही होगा। उसके बाद जो आप लोग खुराक खाई है वो डाइजेस्ट वगैरह होती है आपके मैदे में तो वो भी केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो उसके नतीजा में कुछ एनर्जी खारिज होती है और उस एनर्जी को हम लोग फिर मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो फूड और फ्यूल के अंदर एनर्जी होती है उसको बोलेंगे केमिकल एनर्जी। तो ये आप लोग केमिकल एनर्जी पर नोट लिखें तो आप लोग अच्छे से इसको अपने माइंड में बैठा के जो है ना इस पूरे आर्टिकल को समझ के याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से क्या मुराद है। तो इसके जवाब में आप लोग लिखोगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कि फिशन और फ्यूज़न के नतीजा में, यानी एक फिशन रिएक्शन होता है एक फ्यूज़न होता है।
और फिशन में क्या होता है कि एक भारी न्यूक्लाइड टूटता है, और फ्यूजन में क्या होता है छोटे छोटे न्यूक्लाइड जुड़कर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी खारिज होती है और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। अब एनर्जी का जो बाहमी तबादला है, यानी यहाँ से आपने एक ही बात याद रखनी है, एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून, और वो ये है कि एनर्जी जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक किस्म से दूसरी किस्म में जो है ना वो मुंतकिल होती है, और हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी आप लोगों ने जो भी फूड खाई है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी थी वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसने वो मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ में तब्दील हुई है। उसके बाद एनर्जी के कुछ ज़रा हैं, तो आप लोग ज़रा भी यहाँ पे देख लोगे। एनर्जी के जो ज़रा हैं ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। फोसल फ्यूल्स पर नोट लिखें, ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि फोसल फ्यूल्स जो होते हैं वो तेल, कोयला और गैस होते हैं। तेल, कोयला और गैस स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फोसल फ्यूल्स होते हैं। और जो ये तेल, कोयला और गैस होता है, इसमें आपने याद रखना है कि इसमें क्या होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। तेल, कोयला और गैस हाइड्रोकार्बन है। जब हम इनको जलाते हैं तो याद रख लें इस बात को कि हवा की जो ऑक्सीजन है उसको ये अपने साथ मिला लेते हैं, यानी जब जलने का अमल होता है तो हवा की ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पानी भी कहा जाता है। अब ये गैसी हालत में पानी होता है, यानी जब भी आप लोग फोसिल फ्यूल्स को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होगी और हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस हासिल होगी, जिसको वाटर कहा जाता है। उसके बाद आगे आपने इसमें ये भी याद रखना है कि जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं, अब इनको बनने में कई साल लगते हैं, यानी ये नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी ये इन्होंने दोबारा बनना है, तो फोसिल फ्यूल्स को बनने में तेल, कोयला, गैस को बहुत ज़्यादा साल लगेंगे। तो लिहाजा हमको इन्हें एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ये ख़त्म ना हो जाए। अगर ख़त्म हो गए तो एनर्जी का शदीद जो है ना बुरहान पैदा हो सकता है। उसके बाद ये जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं, इनको जलाते वक्त आपने एक बात को नोट रखना है कि इनको आप लोग हवा की मौजूदगी में जलाओगे। अगर आप लोग इनको हवा की गैर मौजूदगी में जला रहे हो तो फिर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इंतहाई जहरीली गैस होती है। अगर कोई जानदार लंबे अरसे तक ऐसे माहौल में रहता है तो उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और इसमें सर दर्द, उसके बाद ज़हनी परेशानी, गनूदगी वगैरह हो सकती है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से देख लोगे। यानी एक पॉइंट तो आप लोगों ने इसमें देखना है फोसिल फ्यूल्स में, कि फोसिल फ्यूल तेल, कोयला और गैस होते हैं। उसके बाद फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। और जब फोसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो हवा की ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको वाटर भी कहा जाता है, ये दो चीज़ें बनती हैं। अब ये भी याद रखना है कि फोसिल फ्यूल्स जो है नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, तो हमको इनको एहतियात से ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद एक और बात आपने अपने माइंड में अच्छे से बैठा लेनी है कि फोसिल फ्यूल्स को जब आप लोग जलाओगे तो आप लोगों ने इसको हवा की मौजूदगी में जलाना है। अगर गैर मौजूदगी में जलाओगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जो कि एक मुहलक गैस है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है एक न्यूक्लियर फ्यूल वाला टॉपिक जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से अपने माइंड में बैठाइएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर फ्यूल्स से हम लोग हासिल करते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूल्स में क्या होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूल्स में जो न्यूक्लाई हैं उनको तोड़ा जाता है। जब उनको तोड़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर जो है ना रेडिएशंस खारिज होती है और एनर्जी हासिल होती है, जिससे आगे पावर प्लांट्स चलाए जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से एक बार आर्टिकल को पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ पे
ये जो पानी से एनर्जी जो है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, पानी से एनर्जी वाला, सूरज से एनर्जी वाला, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। स्टूडेंट, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बोलोगे कि सारे पॉइंट सर कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग 5 साल पेपर्स को कवर कर रहे हैं, और 5 साल पेपर्स को जब रखा जाए सामने, तो सारी किताब के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के 5 साल पेपर्स में आने वाले सभी पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोलर हीटिंग सिस्टम जो है, इसके हिस्से आपने याद रखने हैं, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। कोलेक्टर होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, पेपर में आएगा। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के हिस्सों के नाम लिखें। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलर सेल से क्या मुराद है। सोलर सेल से क्या मुराद है, बहुत बहुत अहम सवाल है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा कि सोलर सेल्स के जरिए, ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन पेपर में आता है। सोलर सेल्स के जरिए जो हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं, एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को सोलर सेल क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। याद रखिएगा कि सोलर सेल क्या करते हैं, सूरज की एनर्जी को डायरेक्ट बिजली में बदल देते हैं। और एक सोलर सेल जिसको फोटो सेल भी कहा जाता है, अब इसकी साख्त की बात हो रही है, ये सिलिकॉन वेफर का बना होता है। याद रखिएगा, एक सोलर सेल किसका बना होता है, सिलिकॉन वेफर का। ये एमसीक्यूज भी पॉइंट आता है। और जब सनलाइट जो है, यानी सूरज से आने वाली लाइट जो है सोलर सेल के ऊपर पड़ती है तो रोशनी को बराह रास्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। याद रखिएगा, ये था इसका इस्तेमाल। अब ये सोलर सेल के इस्तेमाल भी आपने याद रखने हैं कि सोलर सेल जो है घड़ियों में, कैलकुलेटर्स में, खिलौनों में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे। यानी पहले आप लोगों ने लिखना है कि सोलर सेल क्या होता है, तो आप लोग लिखोगे सोलर सेल जो होता है वो जो सूरज की एनर्जी होती है, यानी सोलर एनर्जी होती है, उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। उसके बाद इसके मटेरियल की बात हो रही है कि सोलर सेल जो है सिलिकॉन वेफर का बना होता है। उसके बाद ये भी बात हो रही है कि जैसे ही सनलाइट यानी सूरज से आने वाली लाइट सोलर सेल पर पड़ती है तो सोलर सेल इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। अब ये सोलर सेल का इस्तेमाल लिखने का 1 नंबर है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि सोलर सेल कैलकुलेटर में इस्तेमाल होते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, खिलौनों में इस्तेमाल होते हैं। अब सोलर सेल से ही आगे सोलर पैनल बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपने, यानी सोलर पैनल के बारे में लिखने का भी 1 नंबर होगा। तो आप लोग लिखोगे कि सोलर पैनल बनाने के लिए सोलर सेल्स की एक बड़ी तादाद जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की तारों के जरिए जोड़ दी जाती है। यानी बिजली वाली जो तारें होती हैं उनके जरिए बहुत से जो है ना सर्किट्स बना के सोलर सेल्स को जोड़ दिया जाता है, तो वो सोलर पैनल बन जाता है। यानी आप लोग 200, 500, 1000, 1200 जो सोलर सेल्स होंगे उनको इलेक्ट्रिकल तारों के जरिए जब आप लोग जोड़ दोगे तो वो सोलर पैनल बन जाएगा। अब सोलर पैनल जो होता है इसकी इस्तेमाल लिखने का भी नंबर होगा। यानी ये बूथ्स में इस्तेमाल होता है, टेलीफोन बूथ्स में। उसके बाद लाइट हाउसेज में इस्तेमाल होते हैं, घरों में और दफातरों में ये पावर मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोग सोलर सेल के जो है क्या होता है ये भी अच्छे से याद कर लोगे, सोलर सेल के इस्तेमाल कर लोगे। 2 नंबर हो गए। सोलर पैनल कैसे बनाते हैं ये अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। उसके बाद सोलर पैनल के इस्तेमाल क्या है, तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद विंड एनर्जी जो है इसकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। विंड एनर्जी के इस्तेमाल अक्सर पेपर्स में आते हैं, तो आप लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल लिख सकते हो कि विंड जो है बागबानी कश्तियों को धकेलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। विंड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यहाँ पे देखें विंड मिल्स लगी हुई हैं और इन विंड मिल से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसके इस्तेमाल जो है ना अच्छे से विंड एनर्जी के अपने जहन में बैठा लीजिएगा। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कोई एग्जाम जाता होगा जिसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना पूछा गया, और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो ये क्वेश्चन होता है कि मैग्मा क्या होता है। मैग्मा क्या होता है, यानी ज़मीन के अंदर स्टूडेंट नोट कर लीजिए,
जब ज़्यादा गहराई पर हम लोग खुदाई करेंगे ना, तो ज़मीन का एक पिघला हुआ गर्म हिस्सा होगा, यानी ज़मीन को खोदना है और उसके बाद क्या एक गर्म पिघला हुआ हिस्सा ज़मीन का आएगा, और उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, मैग्मा बोलेंगे। और मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और इसके करीब जब पानी आता है ना, वो भाप में बदल जाता है। अब जिन जगहों के में मैग्मा की गहराई कम होती है, यानी ऐसी जगह जहाँ मैग्मा की गहराई क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है, खुदाई कर ली जाती है। और गर्म चट्टानों के नज़दीक तक खुदाई करने से जियोथर्मल कुएं बनाए जा सकते हैं। यानी जो गर्म चटाई, यहाँ पे देखें जियोथर्मल कुएं बनाए गए हैं, यहाँ पे ये खुदाई की गई है। और ये मैग्मा के करीब जो ये चट्टान है, ये देखें, ये यहाँ पे अब ये गर्म हिस्सा है, और जैसे ही पानी इस गर्म हिस्सों को छुएगा तो वो भाप में बदल जाएगा। तो एक तरफ से इस गर्म चट्टान के ऊपर जो है ना, यहाँ पे ठंडा पानी गुजारा जाता है, और वो जब भाप बन जाता है तो दूसरी तरफ से वो भाप जो है ना हासिल किए जाते हैं। इसको बोला जाता है कि ये जियोथर्मल कुएं बन गए, इससे आगे जियोथर्मल पावर स्टेशन चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ऐसी जगह जहाँ पे मैग्मा की गहराई ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे गर्म चट्टानों के नज़दीक तक खुदाई की जाती है। यानी ये देखें, ये गर्म चट्टान है और यहाँ तक खुदाई की गई है। और ये आप लोग अच्छे से याद रखोगे कि जियोथर्मल कुएं किस तरह से बनाए जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बायोमास। बायोमास क्या है, ये भी पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। यानी जानदारों के जो बाकियात होते हैं, जानदारों के जिस्म से जो भी मटेरियल आप लोग हासिल कर रहे हो, उसको आप लोग बायोमास के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये बायोमास की किस्में देख लें, कूड़ा करकट हो सकता है, फार्म की वेस्ट हो सकती है, गन्ना हो सकता है और दूसरे पौधे वगैरह, इनको आप लोग बायो मैस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। गोबर जो होता है उसको भी आप लोग बायोमास के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे आप लोग गैस वगैरह बना सकते हो। आई होप आप लोग बायोमास को समझ चुके हो। उसके बाद है मैस एनर्जी मसावात। तो आपने याद रखनी है जी, मैस एनर्जी मसावात जो है वो बराबर है E = mc²। अब यहाँ पे m से क्या मुराद है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, और c से क्या मुराद है, ये भी याद रखना है। यानी मैस जो है, m जो है यहाँ पे मैस है, और c जो है वो रोशनी की स्पीड है। c जो है रोशनी की स्पीड है। और यहाँ पे आइंस्टाइन ने ये बात बोली थी कि आप लोग किसी जिस्म का मैस अगर तोड़ते हो ना, कम करते हो, तो बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी खारिज होती है, और उसकी मकदार होती है mc²। और c यहाँ पे क्या है, रोशनी की स्पीड है। नोट कर लीजिए, c रोशनी की स्पीड है, और इसकी कीमत जो है 3 × 10⁸ मीटर फी सेकेंड होती है। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, MCQs पूछा जा सकता है कि c से क्या मुराद है। आइंस्टाइन मसावात में रोशनी की स्पीड होती है, और ये 3 × 10⁸ मीटर फी सेकेंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, ये आप लोग एक बार रीड कर लोगे। हम सिर्फ और सिर्फ अहम क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ एनर्जी के कन्वर्टर्स हैं। एफिशिएंसी, स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एफिशिएंसी से क्या मुराद है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जवाब में आप लोग लिख सकते हो कि आउटपुट और इनपुट की जो निस्बत होती है, यानी आउटपुट और इनपुट की जो निस्बत होती है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट, अगर एफिशिएंसी फीसद में मालूम करनी तो आउटपुट बटा इनपुट ज़रब 100। तो एफिशिएंसी का ये हिसाबी फार्मूला। एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये एक जैसी मकदारों के दरमियान निस्बत है। उसके बाद पावर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पावर वाला टॉपिक, यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर से क्या मुराद है। यानी किसी जिस्म के वर्क करने की जो शरह होती है उसको पावर बोलते हैं। वर्क करने की शरह को पावर बोलते हैं। हिसाबी फार्मूला याद रखना है कि पावर बराबर होता है, पावर बराबर होता है वर्क बटा वक्त के, वर्क बटा वक्त के बराबर होता है। यानी पावर बराबर है वर्क बटा वक्त के। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि पावर का IS यूनिट क्या होता है। पावर का IS यूनिट जो है वो वाट होता है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, पावर का IS यूनिट वाट होता है। एक वाट से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल, 1 सेकंड में 1 जूल, 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होगी। ये अभी आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs अक्सर पूछा जाता है कि पावर का बड़ा यूनिट जो है हार्स पावर है। हार्स पावर है जी पावर का बड़ा यूनिट।
और इसको 1 हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। नोट करना ये पॉइंट बहुत अहम है कि एक जो है हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो स्टूडेंट ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 6 यानी वर्क और एनर्जी वाले में से बन सकते थे, वो मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग फिजिक्स के किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।